अंतिम घड़ियाँ किस प्रकार से थी? डॉक्टर्स पूछता था, दादी आपको क्या तकलीफ है? दादी कहती थी मैं तो ठीक हूँ। हाँ, तो डॉक्टर को लगता था कि ठीक है, कैसे ठीक है ये? हाँ, तो फिर वो कहती थी ये बीमार तो मेरा शरीर है ना, मैं हाँ। तो आत्मा, मैं तो ठीक हूँ। चन्ना रेड्डी जी जब राजस्थान के गवर्नर थे, उन्होंने दादी को पूछा ये बात कि मैंने कभी किसी गुरु को ये नहीं देखा कि वो अपने ही जैसे इतने शिष्य तैयार कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आप सत्युग ला पाएंगे। तो इतने वो प्रभावित होते थे दादी से, उसके कारण बड़े बड़े स्थान बने। चंद्रबाबू नायडू जी आए यहाँ पर, तो उन्होंने दादी से पूछा, दादी आपने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है? दादी ने कहा मैं कभी अपने को हेड ही नहीं समझती हूँ, इसलिए मुझे कभी हेडेक नहीं होता है। यहाँ पर माउंट में बहुत ठंड होती थी। दादी सबका किस प्रकार से ध्यान रखते थे? दादी पूछते थे कोई मधुबन निवासी बीमार तो नहीं है, या कोई इतना बीमार तो नहीं है कि मैं देखने जाऊं। तो दादी उनके कमरे में जाते थे, उनको खास मिलकर आते थे। चाहे इवन पार्टी के भी कोई ऐसे भाई बहने हैं तो दादी हॉस्पिटल में रेगुलर चक्कर लगाती थी। वुमेन विंग की सेवाएँ जो हैं कैसे शुरुआत हुई? जो चक्रधारी दीदी अपनी चेयरपर्सन है विंग की, चेयरपर्सन। तो उनको कोई मधुबन कोऑर्डिनेटर चाहिए था उस समय। मैं दादी जी के पास खड़ी थी और वो दादी जी के पास आए, तो मैं ही खड़ी थी, तो दादी ने कहा ये रही। सभी बहनों का मैनेजमेंट, एक-एक का ध्यान रखना, वो दादी कैसे करते थे? एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तो उसका अधिकार ही बनता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो थोड़ा ज़ोर से बोल सकता है। सब होते हुए भी हमने कभी भी गुस्सा करते हुए या इवन ज़ोर से भी बोलते हुए वो नहीं देखा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि विनाश होगा। सब प्रश्न पूछते थे दादी से कि दादी फिर हम ये क्यों बना रहे हैं? बाबा ये कहते हैं कि हम्म। अंत समय में ये एस्लम भी बनेगा। चारों तरफ जो है विनाश की अग्नि है, तो कौन सा सुरक्षित स्थान है जहाँ जाकर के हम रह सकें। ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि के इस विशेष एपिसोड में। कहा जाता है जब एक नारी जागती है तो केवल उसका घर नहीं बल्कि पूरा युग बदलता है, और दादी प्रकाशमणि जी इसका जीवंत प्रमाण थी। उन्होंने नारी शक्ति की उस छिपी हुई क्षमता को जगाया जो समय की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। दादी जी ने जीवन भर यह सिद्ध किया कि नारी केवल ममता की मूर्त नहीं बल्कि नेतृत्व, संकल्प और सेवा का शक्तिशाली रूप भी है। उनकी दृष्टि में हर स्त्री एक देवी है जो चाहे तो समय की हर विकृति को वरदान में बदल सकती है। आज हमारे साथ हैं वो विशेष आत्मा जिन्होंने दादी जी की सेवा में वर्षों तक रहकर उनके स्नेह, शक्ति और नारित्व के दिव्य स्वरूप को निकट से अनुभव किया है। आप हैं ब्रह्मा कुमारीज की वुमेन्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर। आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता बहन जी का। दीदी ओम शांति, आपका बहुत शांति। बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप दादी जी के साथ रहे, दादी जी के जो भी मेडिकल असिस्टेंट कहो और उनका ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, ये सब आपने दादी जी का किया है बहुत समय तक। यहाँ तक कि दादी जब शरीर छोड़ रही थी तब भी आप दादी जी के साथ थे। तो आपने पहली बार दादी जी से को कब देखा और कब उनसे पहली बार मिले? मैं पहली बार तो जब बाबा मिलन के लिए आई थी, जी। तो उस समय दादी जी को मैंने तब मिला था जब दादी सबको सौगात दे रहे थे। हाँ जी। तो बस एक दृष्टि लिया, सौगात लिया। उस समय ऐसी कोई विशेष नज़दीकी का दादी जी से अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब मैं ख़ास मधुबन में रहने के लिए आई, मैं जब एज़ ए डॉक्टर मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया, अपना यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है अब में, और वो जब अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसके लिए जब स्टाफ का सिलेक्शन हो रहा था, तो उसके निमित्त मेरा आना हुआ।
हाँ जी। और बनने के पहले ही मुझे डिस्पेंसरी में, जो हमारी पांडव भवन में डिस्पेंसरी है, जी, जी, जी। उसमें सेवा का चांस मिला। जी, जी। तो वो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि सभी दादियाँ उस समय मधुबन में थे। हाँ। सिर्फ दादी प्रकाशमणि नहीं, दादी जानकी, दादी निमिर शांता, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी, सभी दादियाँ थे हुँ। और उस समय सभी की सेवा का मुझे ये कौन सौभाग्य से सन मिला। की बात है? ये सन 1990 की बात है अच्छा। और 91 में हॉस्पिटल का ओपनिंग हो गया था, 91 में। तो 1990 में मैं जो है जॉइन हो गई थी यहाँ। तो हुआ ये कि दादी जी को जब सर्दी के सीज़न में अपना यहाँ सीज़न चलता था, यानी बाबा मिलन में जो अपने भाई-बहनें आते थे, तो उस समय उनको, क्योंकि माउंट में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो उनको खाँसी हर साल हो ही जाती थी। होती थी, हाँ, सभी को। तो यहाँ तक दादी कि हमने सुना है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी। तो दादी जी को बहुत खाँसी हुई थी, दादी जी का इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने कहा था उनको रोज़ रात को सोने से पहले स्टीम देना है। हाँ। तो मुन्नी दीदी जो दादी जी की देखभाल में रेगुलर थे, तो उनको पता था, क्योंकि उस समय मेरे को लगभग 2 महीना हुआ था डिस्पेंसरी में सेवा करते हुए। तो उनको लगा कि ये डॉक्टर हैं और ये देगी, क्योंकि दादी जी को देना है स्टीम, तो फिर वो हुँ। प्रिकॉशन लेना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि रात को जब दादी जी कमरे में आएँगे तो आप आ जाना और दादी जी को खाँसी के लिए स्टीम देना है। और फिर उसकी वो प्रॉपर मशीन थी, तो मैंने पहले से देख लिया उसको कैसे ऑपरेट करना है और मैं फिर रात को दादी जी को, पहली बार वो मेरा चांस बना दादी जी के रूम में जाने का। अच्छा। तो मैंने देखा कि दादी कमरे में आए तो दादी मुरली पढ़ रहे थे और हुँ। 3-4 विदेश की बहनें थी वहाँ बैठी थी, क्योंकि बाबा के सीज़न में विदेश के सेंटर से भी अपने टीचर बहनें आते हैं। जी, जी, तो जी। वो दादी के कमरे में बैठे थे और दादी उनसे चिट-चैट कर रही थी और मुरली भी पढ़ रही थी और कुछ-कुछ मुरली की बात, कुछ अपने अनुभव की बात जैसे उनसे शेयर कर रहे थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि मेरे को वेट करना था जब तक उनका मुरली पढ़ना पूरा हो। फिर मैंने दादी को स्टीम दिया और बाद में गुड नाइट करके मैं आ गई वापस। तो ये लगभग 8-10 दिन चला हाँ। रेगुलर, तो मुझे हर रात को जैसे दादी के पास जाना हुँ, होता था। हुँ, फिर उसके बाद मुझे मुन्नी दीदी ने बोला 10 दिन के बाद कि अब आपको रात को रेगुलर आना है। हुँ। माना दादी के लिए जो भी मेरे को मदद चाहिए रात के समय, तो और लकीली ऐसा था कि जो कमरा मुझे मिला था वहाँ पांडव भवन में, जहाँ दादी जी थे, उनके ठीक ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है। हाँ, हाँ। तो कमरा वहाँ ही था, तो हुँ। उनको पता था कि वो रात को अगर देर से भी जाएगी तो ऐसे कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। जी, जी। तो ये जैसे एक मुझे भाग्य ही मिल ब्लेसिंग गया मिल गई। जी, जी, कि जी। मैं हर रात को फिर दादी जी के पास जाती थी और जब तक वो सोते नहीं थे तब तक उनको, मतलब प्रॉपर जो भी आवश्यकता थी, हुँ, जो भी हुँ, नीड हुँ। थी, चाहे वो मेडिकल थी, चाहे दूसरे प्रकार की थी, वो हमेशा उनकी सेवा करके फिर मैं रूम में जाती थी। ऐसे दादी के नज़दीक आना शुरू हुआ। तो जैसे हमने बहुत सुना है कि यहाँ पर माउंट में बहुत ठंड होती थी, तो सब काफ़ी लोगों की तबीयत खराब होती थी। दादी सबका किस प्रकार से ध्यान रखते थे? दादी जी बहुत लविंग एंड केयरिंग थे, जो मैंने देखा। हाँ, जैसे हाँ। जब मैं थी डिस्पेंसरी में, मैंने दोनों तरह से देखा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी सेवा करती रही, उसके पहले मैं डिस्पेंसरी में थी। तो हमेशा दादी मेरे को पूछते थे, मैं जब दादी के पास जाती थी तो दादी पूछते थे, कोई मधुबन निवासी बीमार तो नहीं है या कोई इतना बीमार तो नहीं है कि मैं देखने जाऊं, क्योंकि दादी के देखने का मतलब एक अलग ही एनर्जी उनको मिल जाती है जब जी, बड़े जी। किसी के पास जाते हैं, तो और वो कितना जल्दी ठीक हो जाएंगे हम समझ सकते हैं उससे। तो हाँ, दादी को जैसे ही लगता था कि हाँ ये बेड पर है और मुझे इनको देखने जाना चाहिए, तो दादी उनके कमरे में जाते थे, उनको ख़ास मिलकर आते थे और फिर जो भी नीड है उनकी, जो कहते थे दादी हमको ये चाहिए, दादी तुरंत उनको अवेलेबल कराते थे। हाँ। और इवन हॉस्पिटल में भी मैंने देखा कि जब हॉस्पिटल में भी अपने शुरू होने के बाद भाई-बहनें कोई एडमिट होते थे, तो दादी हॉस्पिटल में मिलने आती थी उनको, बिल्कुल ध्यान से देकर के। चाहे वो अपने मधुबन निवासी हैं, चाहे इवन पार्टी के भी कोई ऐसे भाई-बहनें हैं, तो दादी हॉस्पिटल में रेगुलर चक्कर लगाती थी रोज़
और जो भी वार्ड में अपने भाई-बहनें हैं उनको मिलती थी, फिर उनको अगर फल वगैरह की ज़रूरत है तो दादी अपनी तरफ से उनको वो फल वगैरह भी देते थे। तो हाँ। वो पूरा ध्यान रखते थे। हाँ जी, तो वुमेन विंग की सेवाएँ जो हैं, कैसे शुरुआत हुई उसकी? हाँ, ये अचानक ही हुआ। मैं मेडिकल विंग में ही सेवाएँ करती थी। मैंने बहुत हेल्थ मेले और जो भी अपने कैंपेन्स थे मेडिकल विंग के उसमें मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। जी, जी, लेकिन जी। क्योंकि मैं दादी जी की सेवा में जब आई 2000 के बाद, हाँ, हाँ। तो 2001 वुमेन एम्पावरमेंट ईयर भारत सरकार ने घोषित किया था। अच्छा, अच्छा। तो चक्रधारी दीदी ने एक प्लान किया था। चक्रधारी दीदी अपनी चेयरपर्सन है विंग चेयरपर्सन की, विंग तो की। उन्होंने प्लान किया था हुँ। पूरा ऑल इंडिया लेवल पे वुमेन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कैंपेन। तो उनको कोई मधुबन कोऑर्डिनेटर चाहिए था उस समय। तो मैं दादी जी के पास खड़ी थी और वो दादी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि दादी कौन मधुबन की बहन है जो अभी ये कैंपेन हमको करना है, तो मुझे हुँ। मधुबन का कोई ऐसा हैंड चाहिए। तो मैं ही खड़ी थी तो दादी ने कहा ये रही, ये इसको ले लो, ये करेगी। हुँ। क्योंकि मैं दादी के पास सेवा करती थी तो दादी को पता था कि इसको इतना टाइम मिलता है कि ये कर सकती है। हाँ, हाँ। तो इस तरह से अब दादी ने मुझे बोला तो मैं ना नहीं कर सकती क्योंकि बड़ों जी, को जी। तो हम हाँ जी ही करते हैं। तो फिर मैंने कहा जी दादी मैं करूँगी आप कह रहे हैं तो और ऐसे फिर चक्रधारी दीदी के साथ ऐसे सेवाओं में जुड़ना हुआ। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि विमेन विंग की सेवाएँ क्या हैं और कैसे करनी है। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे जो है वो ही सेवाएँ करते हुए आगे बढ़ दादी का सभी बहनों के लिए संगठन इतना बड़ा है, सभी बहनों का मैनेजमेंट, एक-एक का ध्यान रखना, वो दादी कैसे करते थे? मैंने देखा कि जो भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन की जो भी टीचर्स बहनें हैं हाँ जी। दादी को सबको लेकर साथ लेकर चलने की जो कला जिसे कहते हैं, हुँ। माना एक एकता में रखना। एक जो विद्यालय है अपना वो जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, हम सब एक मत होकर के चलें, ये दादी की विशेषता थी और फिर दादी ये भी देखती थी कि किसके अंदर क्या विशेषता है, उस विशेषता से वो आत्मा कैसे सेवा कर सकती है, तो उसी विशेषता से उसको ज़िम्मेवारी दे कर के आगे बढ़ाना। ये भी दादी की विशेषता थी और ये भी मैं देखती थी कभी मानो उनकी आपस की कोई प्रॉब्लम है, अब इतनी बड़ी सेवाएं हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही है, कभी हुँ। कोई विघ्न भी आते हैं, आपस में भी कभी किसी का टकराव होता है, तो मैं ये देखती थी कि दादी में लव एंड लॉ का बैलेंस था। ऐसे नहीं है कि वो ये नहीं बताएँगी कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या हुँ। करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जो उनका तरीका था वो बिल्कुल माँ की तरह था। माना एक लवफुल था। मैंने कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा दादी को कि कभी कोई भी दादी ने किसी किसी को हाँ, डाँटा कोई ऐसे आपके साथ? कंट्रोल कर रही हो कि माना एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है हाँ। वो तो उसका अधिकार ही बनता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो थोड़ा ज़ोर से बोल सकता है या हुँ। उस भाषा में बात कर सकता है तो उनको कोई कुछ हुँ। कहेगा भी नहीं, लेकिन दादी को ये सब होते हुए भी हमने कभी भी गुस्सा करते हुए या इवन ज़ोर से भी बोलते हुए वो नहीं देखा। तो वो सबका सुनते थे और फिर अब नेचुरली जो डिसीजंस होंगे वो किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नापसंद करने वाला भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन दादी कभी भी मन में नहीं रखती थी। माना जैसे बात हुई और बस पूरा हो गया वहाँ और उसके बाद दोनों के लिए वो सेम है। हाँ। तो उनको ऐसा लगता था कि दादी तो दादी है। माना दादी ने जो है वो डिसीज़न भी दिया लेकिन दादी के प्रति जो हमारा प्यार है वो कम नहीं हुआ। तो ये एक उनकी विशेषता थी। तो इस तरह से वो बहनों को जो है वो सदा आगे बढ़ाते थे सेवाओं में। दादी के जो लीडरशिप थी, दादी की लीडरशिप में ही पूरे विश्व में विस्तार हुआ। जब अपने यहाँ चन्ना रेड्डी जी जब राजस्थान के गवर्नर थे हाँ जी। तो वो यहाँ गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के दिनों में 1 महीना यहाँ आकर के रहते थे, गवर्नर हाउस में। मोस्टली कुछ इनका नियम है कि जो राज्यपाल हैं वो गर्मियों में यहाँ आकर रहते हैं। तो उस समय अपनी एनुअल मीटिंग चल रही थी। और एनुअल मीटिंग में अपने ऑल ओवर इंडिया के सभी जो मुख्य निमित्त बहनें हैं,
वो सब आते हैं, निमित बहनें, भाई और वो ओम शांति भवन जो अपना पांडव भवन का हॉल है, वहाँ मीटिंग चल रही थी। तो क्योंकि हमारे पास वही गैदरिंग थी उस समय, तो चन्ना रेड्डी जी को उसमें ही बुलाया गया और जब उन्होंने देखा इतनी बहनें और वो सब बहनें जो हैं, वो सब दादी की तरह ही हैं। तो मतलब उनको बहुत इसका मतलब एक प्रभाव पड़ा और उन्होंने दादी को पूछा ये बात कि मैंने कभी किसी गुरु को ये नहीं देखा कि वो अपने ही जैसे इतने शिष्य तैयार कर ले। जी, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि 500 के ऊपर बहनें थी उस समय जो जी, सभा में बिल्कुल। थी, तो दादी जी आपने इन सबको अपने जैसा बिल्कुल बना दिया है। फिर हाँ, हाँ। आप जो कहते हैं कि हम सतयुग लाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आप सतयुग ला पाएँगे। जी, जी, तो जी। मतलब ये एक उनकी लीडरशिप हम कहेंगे कि उसका एक प्रभाव था कि बिल्कुल उन्होंने जिनको भी बनाया वो आप समान बनाया हाँ, और इवन अपने से भी आगे। बिल्कुल। हम दादियों को ये देखते थे कि जो भी हमारी बहनें हैं, उनको वो कोशिश करते थे कि वो सारे विश्व में जाकर के सेवा करें। इसीलिए विश्व में इतना जल्दी-जल्दी सभी देशों में विस्तार सेंटर हुआ। खोलते गए, 140 देशों में आज हुँ, अपने सेंटर हैं, तो ये सब दादी की दूरदृष्टि थी। कि दादी ने कैसे बहनों को विदेश में भेजा और फिर कैसे उनको सपोर्ट करते रहे, हिम्मत देते रहे क्योंकि जब वो शुरू में गए तब वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं, कोई स्थान अपना हुँ, नहीं, कोई ऐसा कोई सहयोग नहीं। लेकिन ये दादी की ही उनकी स्ट्रेंथ थी, दादी जी हुँ, का ही इंस्पिरेशन था कि वो लोग वहाँ रह कर के वो सेवा कर पाए और जो ये स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं बाबा की हुँ। वो पूरे विश्व तक पहुँची। या आज तो ब्रह्मा कुमारीज़ विश्व की आई थिंक सबसे पहली हाँ। वुमेन सबसे लेड बड़ी और सबसे बड़ी संस्था वुमेन लेड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज़ेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशन। तो दादी जी की इतनी शक्ति, इतनी प्रेरणा जैसे एक तरफ तो हम कहते हैं कि विनाश होगा और सब कुछ सारी दुनिया जो है पानी में समा जाएगी, हम नई दुनिया को देखेंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये विज़न भी रखना कि हमें इतने सारे सेंटर्स बनाने हैं, 140 देशों में सेंटर्स बनाने हैं। मधुबन में भी यहाँ माउंट आबू में भी दादी ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन ज्ञान सरोवर बनाया, ओम शांति भवन बनाया, फिर नीचे शांतिवन कैंपस बनाया। तो क्या सब प्रश्न पूछते थे दादी से कि दादी फिर हम ये क्यों बना रहे हैं? हम इतने सेंटर्स क्यों बना रहे हैं जब जल्दी विनाश होने वाला है? हाँ, इसके पीछे तो राज की बात है हाँ। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आए हैं, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, तो 2 बातें हैं। एक तो जो बाबा के बच्चे हैं, उनका तन, मन, धन सफल सफल हो हाँ, सब कुछ अगर विनाश हो जाएगा तो विनाश होने से पहले ही वो अपना सफल कर लें। जी, जी, तो जी। एक तो वो राज था उसके अंदर कि इतना सब जितना भी बनता रहेगा और फिर बाबा के बच्चे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जब आएँगे जो भी रिट्रीट्स के लिए आते हैं, योग के प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, चाहे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी बड़े-बड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए सब बड़े स्थान चाहिए। तो वो नीड भी थी, आवश्यकता भी थी। हुँ, और फिर दूसरी तरफ बाबा ये कहते हैं कि हुँ। अंत समय में ये एस्लम भी बनेगा। जी, जी, जी। आत्माओं को जो स्थान मिलेगा कि अब चारों तरफ जो है विनाश की अग्नि है, तो कौन-सा सुरक्षित स्थान है जहाँ जाकर के हम रह रह सकते सकते हैं। तो फिर इसीलिए ये बड़े-बड़े स्थान जो हैं वो बने और ना सिर्फ यहाँ आबू में लेकिन अब तो पूरे विश्व में जो भी बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर अपने बड़े-बड़े रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं क्योंकि सेवाओं का विस्तार भी समय प्रति समय इतना तीव्र गति से हुआ है कि लाखों भाई-बहनें जो हैं वो मैं समझती हूँ अगर उनको इकट्ठा करें तो वो तो इकट्ठे भी नहीं हो सकते ही चलिए इतने लाखों भाई-बहनें आज इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसकी शिक्षाओं का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो दादी की जो सोच थी वो बहुत ऊँची सोच माना सेवाओं के लिए वो बड़ी सोच रखते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो कभी भी सेवाओं की जो प्लानिंग होती थी उनकी, मैं समझती हूँ कि जो दादी प्रकाश मणि जी के समय में ही लाख-लाख के मेगा प्रोग्राम हुए।
हाँ जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दादी ने हाँ, बनाए। 2003 में दादी को ये थॉट आया कि बाबा का संदेश सब तक पहुँचना चाहिए, ईश्वरीय संदेश जन-जन तक पहुँचे। तो फिर शहरों में उस समय 1000, 2000 की सभा करना भी बड़ी बात होती थी, लेकिन दादी जी। ने कहा कि 1 लाख की सभा आप इकट्ठी करो और मैं नहीं, मैं, गुलज़ार दादी, दादी जानकी हम तीनों आएँगे। हुँ, जहाँ भी आप करोगे हम तीनों आएँगे। तो अ, शुरू में सबको लगा कि कैसे हो सकता है? तो असंभव जैसा लगता है 1 लाख की सभा करना। तो लेकिन दादी ने कहा माना बाबा ने कहा। हाँ। जो भी अपने निमित्त थे अलग-अलग ज़ोन्स के, तो वो दादी के संकल्प को इतना रिस्पेक्ट देते थे कि हुँ, दादी बाबा के स्थान पर है। तो फिर उन्होंने कहा अगर दादी कह रही है तो ज़रूर ये होगा। फिर सबसे पहले गुजरात, गुजरात में हुँ, अपने सरला दीदी थे, उन्होंने हिम्मत रखी। तो विदिन 3 मंथ्स हालाँकि उन्होंने 6 मंथ का टाइम बोला दादी को, हुँ। लेकिन विदिन 3 मंथ्स उन्होंने अहमदाबाद में 1 लाख की नहीं 1.5 लाख की सभा इकट्ठी की। अच्छा। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। फिर उसके बाद तो फिर लाइनें लग गई एक के बाद एक के बाद एक। तो दादी की सेवाओं के प्रति जो सोच थी ना वो बहुत मतलब जो उनकी लीडरशिप हम कहेंगे हाँ। वो वंडरफुल थी। जी, जी। क्योंकि उसमें वो स्पिरिचुअल पावर भी थी और हुँ, सबसे बड़ी बात कि उतना रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी इतनी अथॉरिटी होते हुए भी वो इतने हम्बल थे जिसको हम कहते हैं एकदम निमित्त निर्माण कभी भी मैंपन दादी तो मैं शब्द बोलती ही नहीं थी हाँ जी। माना कभी भी राय भी देती थी ना तो ये दादी का विचार है ऐसे नहीं बोलती थी मेरा विचार है तो शब्द मैं मेरा शब्द तो दादी यूज ही नहीं करते थे कभी भी और मैं हम देखते थे जब वो वीआईपी से मिलते थे तो इतने वो प्रभावित होते थे दादी से उसके कारण बड़े-बड़े स्थान बने। चंद्रबाबू नायडू जी आए यहाँ पर तब ज्ञान सरोवर में। तो जब उन्होंने देखा इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना शांति से सब काम हो रहा है और इतना व्यवस्थित हो रहा है, तो उन्होंने दादी से पूछा, "दादी आपने कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है?" जी। तो दादी ने कहा कि नहीं, नहीं ये तो बाबा का मैनेजमेंट है। हाँ, तो बोला आपको टेंशन नहीं होता है इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम आप करते हो? हाँ जी। दादी ने कहा मैं कभी अपने को हेड ही नहीं समझती हूँ इसलिए मुझे कभी हेडेक नहीं नहीं होता है। होता है और हाँ, ये मैं कितनी देखती अच्छी थी बात है, मैं हेड नहीं हूँ तो हेडेक नहीं है। हाँ, हाँ जी। तो बोला बाबा ही करन करावनहार है और सब बाबा के बच्चे हैं सब हुँ, कर रहे हैं मैं भी सेवाधारी हूँ इनके साथ ऐसे दादी का जवाब होता था तो मतलब वो इतने प्रभावित हुए उन्होंने कहा दादी आपके ज्ञान सरोवर जैसा मुझे मेरे हैदराबाद में भी चाहिए हाँ, हाँ, हाँ। कि मुझे भी ऐसी एकेडमी चाहिए और मैं अपने सारे टीचर्स को जो भी हमारे आंध्रा के टीचर्स हैं हुँ, उनको मुझे ट्रेन करना है हाँ। ये वैल्यू एजुकेशन उनको भी मिलना चाहिए जी, जी, जी। तो बस उन्होंने तुरंत हैदराबाद पहुंच करके और जो ज़मीन थी वो दिखाई और अलॉट कर दी और उसके बाद तो शांति सरोवर जैसा इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर हैदराबाद में बना और सचमुच उन्होंने अपने गवर्नमेंट के जो भी उनके टीचर्स थे लेक्चरर प्रोफेसर्स थे उनको उन्होंने टर्न बाय टर्न हाँ जी। उनके जो स्लॉट होता था गर्मियों में उनका जो थोड़ा फ्री टाइम होता था उसमें उनको भेजा उन्होंने ट्रेनिंग हुँ, करवाई यहाँ तक कि अपनी असेंबली में भी उन्होंने हुँ, अपने लेक्चर्स करवाए जी। तो दादी का व्यक्तित्व ऐसा था तो अंत समय में जब दादी हम सबसे विदा ले रहे थे, तो अंतिम घड़ियाँ किस प्रकार से थी? थोड़ा-सा वो अनुभव भी सुनाएँ। मैंने देखा कि दादी अपने शरीर से बिल्कुल न्यारे रहते थे माना दादी हमेशा ये समझती थी कि मैं स्वस्थ हूँ हुँ, कभी भी डॉक्टर्स पूछता था दादी आपको क्या तकलीफ है दादी कहती थी मैं तो ठीक हूँ हाँ, तो डॉक्टर को लगता था कि ठीक है कैसे ठीक है ये हाँ, तो फिर वो कहती थी ये बीमार तो मेरा शरीर है ना मैं हाँ, तो आत्मा मैं तो ठीक हूँ हाँ जी। तो कभी हमने जैसे कोई दर्द में व्यक्ति थोड़ा आवाज करता है ना या कमजोर होता है तो थोड़ा चिढ़ते हैं थोड़ा सहन शक्ति कम हो जाती है मतलब बीमारी में पता चलता है
लेकिन दादी ने कभी मुँह से कोई ऐसी मतलब निकाला हो या कहा हो, एकदम साइलेंस में दादी रहते थे और डॉक्टर को चेक करना पड़ता था कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब अपनी मतलब तकलीफ हाँ, कोई तो सामने से मतलब नहीं। उनको रियली फ़ील ही नहीं होता था। मतलब इतना उनका शरीर से अपना न्यारापन था कि बीमारी का कोई कष्ट जो था वो ऐसे कोई भोगना एक होती है ना भोगते हैं तो पता चलता है, उनके चेहरे पर भी वो कभी दिखाई नहीं देता था। तो दादी जो थे जैसे एक उदाहरण थे उस समय हाँ, हम कहेंगे हमारे लिए। और उनको और सबसे बड़ी बात ये भी कि वो केवल शरीर से न्यारे की बात नहीं है, लेकिन जो उनका जैसे सारा जो भी कार्य था, इतनी बड़ी संस्था की वो हेड हैं, तो एक व्यक्ति को हो सकता है कि पता नहीं अब हम बीमार हैं, आयु भी थी दादी जी की, तो अब हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, आगे क्या होगा, कौन सँभालेगा, कैसे चलेगा, थोड़ी चिंता हो सकती है, कंसर्न हो सकता है। लेकिन दादी जी को कभी कोई थॉट नहीं। हुँ, दादी बिल्कुल निश्चिंत रहते थे क्योंकि वो समझते थे बाबा हैं और हाँ, बाबा चला रहा है तो बाबा का कार्य है। और कभी भी किसी के प्रति एक होता है ना अंत समय में हमें कोई जो हमारा जिससे मोह है यानी बहुत प्रेम है, उनको हम अपने आस-पास देखना चाहते हैं या उनको याद जी, करते हैं। जी। कभी भी दादी ने किसी को भी याद नहीं किया। और लास्ट मोमेंट्स में भी मतलब दादी जैसे बाबा की याद में थे और बहुत इजीली जैसे शरीर से डिटैच हुए। तो मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कि स्मूथली लगा ही नहीं कि जैसे दादी जा रही है। तो अंत भी जैसे हम कहेंगे महान आत्माएं जो तपस्वी जैसे आत्माएं मक्खन होती से हैं, बाल हाँ, निकल गया है। तो इस तरह से उस समय रोना आता था अंदर में क्योंकि वैसे तो बाबा की हाँ, सबको शिक्षा है कि कोई भी शरीर छोड़े, कुछ भी हो आपको तो अम्मा मरे तो भी अम्मा मरे हल हाँ, कभी भी आँसू नहीं बहाना है। मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि एक बार थोड़ा-सा मुझे लगा, मतलब ऐसे मैं रोई हूँ ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब क्योंकि इतना लंबा समय जब हम रहते हैं साथ में तो हाँ, मोह नहीं कहेंगे लेकिन एक शुद्ध स्नेह तो हमारा होता ही है। और जैसे उनके जाने के बाद भी जैसे एक वैक्यूम हो जाता है ना, जैसे एक खालीपन जैसा लगता है क्योंकि वो महान आत्माओं का जो अपना ऑरा होता है वो उससे जो हमें उनके होने से ही हमें ऐसा लगता है जैसे एक छत्र छाया है हमारे ऊपर जी, जी, ना, उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ में, तो एक कमी महसूस होती रही हाँ, दादी के जाने के काफ़ी लंबे समय तक जो है वो एक हम फील करते थे उसको। जी, तो ये चीज़ लगता था, बाकी बहुत दुखी तो हम नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि बाबा ने उन्हें आगे और एडवांस में सेवा के लिए भेजा है हुँ। और ही उनसे बाबा महान कार्य करवाने वाले हैं, तो दुखी होने वाली बात तो नहीं थी। तो आज के समय के अनुसार जो आज की जनरेशन को हम देख रहे हैं, तो कौन-सी दादी जी की शिक्षा कहो, बात कहो, जो आज के लोगों को आप बताना चाहते हो कि ये हमें ज़रूर करना चाहिए, फ़ॉलो करना चाहिए? दादी को हमने देखा नियम बाबा ने जो हमें नियम मर्यादाएँ दी, उसमें दादी बहुत एक्यूरेट रही। बाबा की मुरली से दादी को बहुत प्यार था। हाँ, है ना? मैं जब रात को जाती थी तब मैंने जैसे बताया दादी मुरली पढ़ते थे रोज़ और मुरली पढ़ के ही सोते थे। कभी भी बिना मुरली पढ़े नहीं सोते थे और हुँ। बाद में मैं जब फुल टाइम दादी के साथ रहने लगी तो मैंने देखा दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी। हाँ, हाँ, तो बाबा की जो श्रीमत है ना? हुँ, बाबा की श्रीमत है हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर जो भी हमारे योग की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। तो और जो भी हमारा और नियम मर्यादाएँ हैं ब्राह्मण जीवन की, तो उनका था कि हमको बिल्कुल ब्रह्मा बाबा समान, बाबा हुँ, को फ़ॉलो करते हुए बनना है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, दादी जी के इतने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको बहुत-बहुत थैंक्स। दादी प्रकाशमणि जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी केवल रक्षक या पालनहार ही नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की धुरी है।
दादी जी को देखकर हर बहन के भीतर एक अलौकिक ऊर्जा भर जाती थी। आज भी जब हम दादी जी को वीडियो में मुस्कुराते, चलते, बोलते देखते हैं, तो दिल से एक ही पुकार निकलती है, हमें वहाँ जाना है, जहाँ दादी आप हैं। आप कहाँ हो दादी? शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा। कोई बात नहीं, एक दिन इसका उत्तर भी हम सबको अवश्य मिलेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के अगले एपिसोड में, जहां हम दादी जी के जीवन की और भी सुंदर प्रेरणादायक पहलुओं को जानेंगे। नमस्कार। ओम शांति।